साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई बायोलॉजी में। आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं या फिर जो इसके बारे में जानकारी है वो लेते हैं। तो जो कोशिका होती है वह हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है जिससे मिलकर हमारा शरीर बना होता है, या आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा मकान होता है वह कमरों से मिलकर बना होता है, और कमरे होते हैं वो दीवार से मिलकर बने होते हैं, और दीवार होती है वो ईंट से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है, एक शरीर हमारा कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है जो विभिन्न कार्यों को करते हैं, तथा जैसे हमारा हाथ एक अंग है, हमारी आंख एक अंग है, और ये विभिन्न कार्यों को करकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। एवं शरीर अंगों से मिलकर बना होता है, और जो अंग होते हैं वो ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ऊतक और ऊतक होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बहुत सी कोशिकाओं का समूह मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है, और बहुत से या फिर ऊतक का समूह या फिर जो कोशिका होती है वह ईंट के समान होती है। जैसे ईंट हमारे मकान की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जो मिलकर दीवार का निर्माण करती है तथा दीवार कमरे बनाती है तथा कमरे मकान बनाते हैं, उसी प्रकार कोशिका होती है। जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करती हैं, एवं विभिन्न अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है। अब हम कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे। कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है जो कोई कार्य करती है जिस संरचनात्मक रूप से शरीर की, और यह जीवन की आधारभूत इकाई होती है। जीवन का आधार ही होती है। कोशिका के बारे में हम इसके दो गुण लिख सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन। स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन और दूसरा इसका गुण हो सकता है जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम। जो कोशिका होती है वह स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने के लिए स्वतंत्र अस्तित्व यापन भी कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वह अपनी अकेले स्वयं ही अपना जीवन यापन कर सकती है। कई जीव होते हैं जो अकेले कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। एक स्वयं एक ही कोशिका से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं एवं जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम। एक कोशिका होती है वह जीवन के सभी कार्य से उत्सर्जन है, पाचन है आदि सभी कार्य करने में सक्षम होती है। इस प्रकार कोशिका जो सभी कार्य जीवन के लिए आवश्यक कार्य होते हैं वह भी कर सकती है। और आगे हम कोशिका के बारे में और पढ़ेंगे। कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में
एक मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज लीeuwenhoek ने की थी। 1674 में। मृत कोशिका, जीवित कोशिका, और जो रॉबर्ट ने सबसे पहले खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी, जिसकी खोज उन्होंने सन 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क ऊतक में जो मृत कोशिका की खोज की थी, उसमें उन्होंने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की संरचना को देखा था, जो कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। लीeuwenhoek ने सन 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद जो कोशिका है उसे हम इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है। इसके जो अध्ययन की शाखा है, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। और जो इसके अध्ययन की शाखा है उसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कोशिका विज्ञान। इसके जो जनक हैं वह रॉबर्ट हुक ही हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और इसके बारे में अब हम कोशिका की संरचना को देखेंगे। एक कोशिका की संरचना जो होती है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिका होती है यूकेरियोट एवं प्रोकैरियोट। इसकी संरचना हम आगे जानेंगे, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। कोशिका की संरचना देखने से पहले हम कोशिका सिद्धांत जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत जो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, इसमें से एक थे मैथियस स्लाइडेन, एवं थियोडोर स्वॉन। इसमें आप केवल स्लाइडेन एवं स्वॉन भी केवल नाम आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। ये थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और जो स्वॉन थे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जो स्लाइडन थे वे जर्मन वैज्ञानिक थे और स्वॉन थे वे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। यह जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे जो पादपों पर अध्ययन कर रहे थे। ये कॉमन सी बात है कि वनस्पति वैज्ञानिक होंगे तो ये पादपों पर अध्ययन कर रहे होंगे। और एक जो थे जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु या प्राणी वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, ये जंतुओं पर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने सन 1838 से 39 की बात है जब ये दोनों अध्ययन कर रहे थे। 38 में ये बात अध्ययन कर रहे थे, 39 में तो उन्होंने देखा कि अधिकतर पादप होते हैं वो कोशिकाओं एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। एवं जो स्वॉन थे उन्होंने जंतुओं में पाया कि जो हमारे जंतु होते हैं उसमें कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे इन्होंने जीवदर झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया। और इसके बाद ये इनका जो सिद्धांत था वो यह बता पाने में असमर्थ रहा कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है एवं कोशिका नई कोशिका कैसे बनती है। तो इसके लिए इसके सिद्धांत की इस कमी को दूर करने के लिए जो एक और वैज्ञानिक आए वो थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जी सन 1855 में ये एक चिकित्सक भी थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने बताया
कि जो कोशिका, इन्होंने एक नियम दिया था सबसे पहले, ओमनिस सेलुल ई सुलेला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इस नियम का जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है कि जो हमारी कोशिका होती है उसका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। इस प्रकार जो एक नई कोशिका होती है, यानी जो कोशिका होती है, वह विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो पूर्व कोशिका होती है वह विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण करती है। विभाजन दो प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन, जिसका अध्ययन हम कोशिका विभाजन में करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि कोशिका होती है वह विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण करती है। इसे ही कोशिका सिद्धांत मैं स्लाइडन एवं स्वान की कोशिका सिद्धांत की इस कमी को दूर किया था कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला जिसमें उन्होंने बताया, इससे जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि पूर्व कोशिका अपने विभाजन द्वारा नई कोशिका बनाती है। इस कोशिका सिद्धांत के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं वह यह हैं कि सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। इससे कोशिका सिद्धांत से निष्कर्ष निकला था कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, एवं जो सभी नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। जो हमारे जन्म के समय कोशिकाएं बनती हैं उसके विभाजन से हमारा शरीर की वृद्धि होती रहती है एवं कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है। अब जो कोशिका सिद्धांत था वो खत्म हो चुका है। इसके बारे में हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो जो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत था वह मैथियस स्लाइडन एवं थियोडोर श्वान ने किया था। इनको केवल इनकी जातियां थियोडोर एवं श्वान से भी याद रख सकते हैं। मैथियस स्लाइडन थे वो एक जर्मनी वैज्ञानिक थे एवं वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे तो ये पात्मा पर अध्ययन करेंगे, जो 1838 में अध्ययन कर रहे थे। और जो थियोडोर श्वान थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे एवं जंतु वैज्ञानिक थे, जंतुओं पर अध्ययन कर रहे थे। ये सन 1839 में अध्ययन कर रहे थे। और ये जो स्लाइडन थे इन्होंने अधिकतर पादपों में अध्ययन के बाद पाया कि जो सभी पादप होते हैं या पौधे होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एवं एक जंतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही पाया कि जो सभी जंतु होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली या जीवद्रव झिल्ली का नाम दिया था उन्होंने। इसके बाद इन्होंने ये तो बता दिया कि सभी जीव होते हैं या सभी पौधे होते हैं वो कोशिकाओं द्वारा मिलकर बने होते हैं, परंतु इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है। तो इसको सुधारने के लिए जो रुडोल्फ विर्चो नाम वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1855 में अपना एक कोशिका सिद्धांत में बदलाव दिया। रुडोल्फ विर्चो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियम दिया ओमनिस सेलुल ई सुलेला सेलुला। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है
कि जो पूर्व स्थित कोशिका होती है वह विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण करती है। और इन्होंने यह बता दिया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वह कैसे होता है। इस कोशिका सिद्धांत से जो दो निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका व उसके उत्पादन से मिलकर बने होते हैं एवं सभी नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। यही हमारा कोशिका सिद्धांत था। अब हम इसको रफ कर देते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हम कोशिका के समग्र अवलोकन जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्याज की कोशिका एवं गाल की कोशिकाओं में, हमारे गाल जो होता है उसकी कोशिकाओं में अध्ययन किया था। तो उन्होंने पाया कि जो प्याज की कोशिका होती है उसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसमें एक झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली तो इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कोशिका भित्ति नामक संरचना होती है जो केवल पादपों में ही मिलती है। एवं जो मनुष्य के गाल की कोशिका थी, उन्होंने जब इसमें अध्ययन किया तो इसमें केवल एक ही झिल्ली पाई जा रही थी इस कोशिका के बाहर, जिसे उन्होंने कोशिका झिल्ली का नाम दिया। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव झिल्ली भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो मनुष्य, ये दो कोशिकाएं थी, पादप या प्याज की थी एवं ये मनुष्य के गाल की थी। तो इसमें एक ही डिफरेंस था कि इसमें जो कोशिका का मूलभूत संगठन था उसके बाहर केवल एक ही झिल्ली पाई जा रही थी, जबकि प्याज की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और झिल्ली पाई जा रही थी जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली से ऊपर स्थित थी। इसके बाद कोशिका झिल्ली और भित्ति के बारे में हमने बता दिया है। इसके बाद इन्होंने जब कोशिका का अंदर अध्ययन किया तो उसमें दोनों कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक, झिल्ली को केंद्रक पाया जा रहा था जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA स्थित था या गुणसूत्र स्थित थे। यह मनुष्य की गाल की कोशिकाओं में भी थे। ये हमारे DNA एक केंद्रक है। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ DNA था, जबकि एक कोशिका झिल्ली है जो दोनों समान रूप से मिल रही थी। लेकिन पादपों में इसके ऊपर एक और संरचना मिल रही थी। जिसे इन्होंने कोशिका भित्ति का नाम दिया। एवं इसमें जो एक तरल मिल रहा था या इसे हम अर्धतरल भी कहते हैं, यह भी दोनों कोशिकाओं में मिल रहा था। इसमें जो कोशिका के अन्य अंगक होते हैं जैसे राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हरित लवक होता है, यह दोनों में मिल रहा था। इसे इन्होंने कोशिका द्रव का नाम दिया। कोशिका द्रव में बहुत से अंगक थे जो इन दोनों कोशिकाओं में मिल रहे थे। जैसे हरित लवक था वो केवल पादप कोशिका में मिल रहा था, और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका दोनों में पाई जा रही थी जो केंद्रक के पास ही स्थित होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसमें जो राइबोसोम थे पादप कोशिका में वो भी मिल रहे थे, इसमें भी राइबोसोम मिल रहे थे। इसके अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे एवं इसका अध्ययन हम विस्तार से जब हम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तब करेंगे। अब हम इसके बाद कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको रख कर देते हैं। अब हम कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमें कोशिकाओं दो प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें से एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका।
प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका यह मुख्यतः पुराने जीवों में पाई जाती है। यह मुख्यतः पुराने जीवों में पाई जाती है। पुराने जीव जैसे हमारे मोनेरा हैं, जो RH व्हिटेकर थे, उन्होंने अपनी जो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए पंच जगत प्रणाली दी थी। उसमें से जो सबसे पहला जगत था वह मोनेरा था, एवं जो अन्य 4 जगत थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये प्लांटी को हम पादप कहते हैं, एनिमेलिया को हम जंतु कहते हैं, एवं जो सबसे पहले पुराने जीव थे उन्हें हम मोनेरा कहते थे। इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती थी, एवं जो यूकैरियोटिक कोशिका थी जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये फंजाई होते हैं जैसे शैवाल है, कवक हैं आदि इनमें, और प्लांटी जैसे सभी पादप, तो एनिमेलिया जो सभी जंतु हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हमारी जो शरीर की सभी कोशिकाएं होती हैं वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो उसकी संरचना हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हम अब उसकी संरचना को समझेंगे। एवं जो यूकैरियोटिक कोशिका में हम पादप एवं एनिमेलिया जंतु दोनों की कोशिकाओं को समझेंगे। यहाँ पे हम पादप कोशिका लिख देते हैं, यहाँ पे जंतु। इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके भी ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। मान लीजिए एक कोशिका झिल्ली है, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, और ये बाहर वाली कोशिका भित्ति है। हमारी पादप कोशिकाएं होती है, इसमें ये कोशिका झिल्ली है, तो इसके ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक की पादपों में जो भित्ति पाई जाती है उसका अभाव जंतु कोशिकाओं में होता है, जबकि इन दोनों में केंद्रक रहता है जो झिल्ली युक्त होता है। इसमें गुणसूत्र उपस्थित होती हैं। इसमें भी पादप कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, इसमें भी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जबकि हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि अनुवांशिक पदार्थ होता है जो यहाँ पे कोने में अलग रूप से एक गोल आकार के रूप में उपस्थित हो जाता है, जिसे हम जीनोमिक DNA कहते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर गोला आकार के रूप में उपस्थित हो जाता है, जबकि हमारे इधर अंदर DNA पादपों में एवं जंतुओं में केंद्रक के अंदर ही DNA पाया जाता है। जबकि इसमें जो अन्य अंगक होते हैं जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम इसमें कोशिका झिल्ली के साथ ही यहाँ पे कोशिका झिल्ली से चिपका हुआ रहता है। इसमें जो राइबोसोम होते हैं ये कहीं भी यानी कोशिका में कहीं किसी भी स्थान पर पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिकाओं में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन को बनाने का कार्य करते हैं। यह जो जंतुओं में एवं पादपों में एवं जंतुओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। राइबोसोम जो झिल्ली युक्त होते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, बन नहीं रहा है।
एवं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, ये झिल्लीहीन होते हैं। इसमें एक अर्धतरल होता है, अर्धतरल नहीं, इसमें तरल ही होता है, कोशिका द्रव होता है, इसमें भी कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें भी जंतु कोशिकाओं में भी कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें जो अंग, इन तीनों अंगों के अतिरिक्त ये झिल्ली है, भित्ति है, राइबोसोम के अतिरिक्त अन्य कोई अंग नहीं पाया जाता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और जंतु कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ही पाई जाती है, जो हमारा कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, ये दोनों में होती है। एवं इसमें जो सभी अंग होते हैं वह झिल्ली युक्त होते हैं। इसे हम हिंदी में सूक्ष्म कणिकाएं या सूत्र कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें हरित लवक होता है। हरित लवक एक बेसिक सी बात है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो हमारी प्रकाश यानी पादपों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है उसको करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं हरित लवक। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषी क्रिया नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक के चारों ओर अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और इसमें भी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। इसे हम खुरदरी चिकनी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जा सकती है, चिकनी एवं खुरदरी। हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसके बाद हमने इस केंद्रक के बारे में जाना। इन दोनों में झिल्लीयुक्त केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जहाँ पर डीएनए भी उपस्थित होता है जो विभिन्नता उत्पन्न करता है। इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और इन दोनों में हमने अधिकतर कोशिकांगों को देख लिया है। इसमें से जो राइबोसोम होता है, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर कहते हैं। एवं जिनमें नहीं पाए जाते हैं उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। जंतु कोशिका में भी एक राइबोसोम होते हैं, वह खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम एक जो हमारा टीआरएनए होता है, एमआरएनए का सिरा पाया जाता है। एमआरएनए होता है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम लगे होते हैं। इस जो पूरा अणु होता है एमआरएनए का एवं राइबोसोमों का, इसे हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। पॉलीराइबोसोम में इसमें जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम केवल कोशिका झिल्ली से सटकर एवं इस पॉलीराइबोसोम पर उपस्थित होते हैं। एवं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम कोशिका झिल्ली से सटकर एवं इस पॉलीराइबोसोम पर पाए जाते हैं। एवं जो जंतु एवं पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम जो कोशिका द्रव के अतिरिक्त
माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका एवं हृद लवक में ही पाए जाते हैं। और हमारी जंतु कोशिकाओं में भी जो वो होते हैं राइबोसोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर पाए जाते हैं। इनका हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के इन अंगकों का वर्णन हम जब विस्तार से करेंगे तो हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। अब हम कोशिकाओं के जो आकार होता है या माप होती है उसके बारे में हम जानते हैं, तो इसको हम मिटा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। की माप के आधार पर अब हम सबसे छोटी कोशिका एवं सबसे बड़ी कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा। इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जो अभी तक ज्ञात सभी कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में स्थित कोशिकाओं में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी कोशिका के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में मानव प्रजाति में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह जो नर का शुक्राणु होता है वह शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। एवं जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह मादा का अंडाणु होता है। एवं सबसे लंबी भी कोशिका होती है वह तंत्रिका तंत्र होता है या तंत्रिका कोशिका होती है, जो मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिका जो आप समझ रहे होंगे कि जो बड़ी और लंबी एक सी है, लेकिन बड़ी होती है वो क्षेत्रफल मित्रफल सब मिलाकर होती है। जो सबसे लंबी होती है वो लंबाई में होती है। तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क में अधिकांश रूप से पाई जाती है। और जो हमारे आज का कोशिकाओं के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम कोशिकाओं के बारे में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।